हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम जीके के 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इसी टाइप के आपके 20 प्रश्न होने वाले हैं जो आपको अक्सर आपकी परीक्षाओं में मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका पहला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन है गंग, काकतीय, होयसल या गदम। तो दोस्तों जो द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र का जो वर्तमान में नाम दिया गया है, इसका हलेबिड नाम है। वर्तमान में द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम है द्वार समुद्र का, उसे हलेबिड नाम से जाना जाता है। और ये जो हलेबीड है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य का जो आपका जिला है हासन जिला, कर्नाटक राज्य का जो हासन जिला है यहाँ पर है। और ये जो द्वार समुद्र है ये होयसल वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, होयसल। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? ऑप्शन है 1899 में, 1901 में, 1903 में या फिर 1905। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। 20 जुलाई 1905 में, 20 जुलाई 1905 को जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो बंगाल विभाजन के बाद में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी लाया गया था। यानी जो नीति लाई गई थी, राष्ट्रीय बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में लाया गया था, तो ये 1905 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, 1905 में। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी थी? ऑप्शन है दारा सिकोह को, औरंगजेब को, तुजा को या फिर मुराद को। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो दारा सिकोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद की उपाधि दी थी। और शाहजहां के शासनकाल में ही दारा सिकोह ने उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था, दारा सिकोह ने उसे सिर्र ए दरबार के नाम से कहा गया था। सिर्र ए दरबार के नाम से बोला गया था, जो दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इस तरीके से इनका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दारा शिकोह को लेन पूल ने लघु अकबर कहा था। लेन पूल ने लघु अकबर के नाम से भी इनको उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, लघु अकबर किसे कहा जाता है? दारा शिकोह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या कलकत्ता में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की थी। और इस संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला था। और इसी गदर नाम के अखबार पर इस पार्टी का नाम जो है गदर पार्टी रख दिया गया। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पर? मिलती है गंगा नदी से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या फिर सोन नदी से। तो दोस्तों बेतवा नदी जो है वो आपकी जो है यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से जो है इस निकलती है। और इसकी जो लंबाई है लगभग में 654 किलोमीटर है। 654 किलोमीटर है बेतवा नदी की लंबाई। और यह हमीरपुर में जो है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना की जो अन्य सहायक नदियां वो उनमें आती हैं, आपका बेतवा नदी तो है ही, इसके साथ में आपका केन नदी आती है, चंबल है, और चंबल के साथ साथ में आपका टोंस और सिंध नदियां भी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी से मिलती है बेतवा नदी। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? ऑप्शन है 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या फिर 10 राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे हैं, यानी समुद्र तट पर हैं। कौन कौन से और 9 राज्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा।
गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र होगा, तीसरे नंबर पे आपका गोवा आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका कर्नाटक रहेगा, पांचवें पे आपका केरल राज्य होगा, छठे पर आपका आंध्र प्रदेश, सातवें पर आपका उड़ीसा आ जाएगा, और आठवें पर पश्चिम बंगाल रहेगा। पश्चिम बंगाल भी जो है वो आपका तट पर ही है, और एक जो छूटा है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो भी आपका समुद्र तट पर राज्य है। तो ये 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट पर हैं, यानी समुद्र तटीय राज्य हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो गुजरात का है। गुजरात लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो समुद्र के किनारे पर क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो 9 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो अरावली श्रेणियां हैं, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो आपके लगभग 3 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में भी है, राजस्थान के साथ साथ में आपका हरियाणा में भी पड़ती है, और कुछ हिस्सा जो है दिल्ली में ही है। तो इन 3 राज्यों में लगभग है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन और राज्य दिया गया है जो जिनमें है अरावली श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है इस है। तो ये लगभग में अरावली श्रेणी की जो मान लीजिए कि जो क्षेत्र है वो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। 800 किलोमीटर में अरावली श्रेणियां जो है अरावली श्रेणी फैली हुई है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटोजोइक युग में हुआ था। 600 से लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। और ये बता दें कि जो विश्व की, भारत के साथ साथ में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी ये है अरावली। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 है, सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या फिर विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। सारगासो जो है ये समुद्र की विशेषता जो इसकी है समुद्री वनस्पति के कारण है कि अटलांटिक महासागर में एक मोटी समुद्री घास जो तैरती है, इसी के नाम पर सारगासो सागर का नाम पड़ा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। प्रश्न नंबर 9 है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? ऑप्शन है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी। इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें सबसे ज्यादा जो जनगणना में 2011 की जनगणना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कानपुर नगर की हुआ करती थी। कानपुर नगर की सबसे अधिक थी। कितनी थी ये हम आपको बताते हैं। कानपुर नगर की जो साक्षरता दर थी वो 79.65% थी, यानी कि इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा थी। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें यानी गाजियाबाद की बात करें, तो गाजियाबाद की जो साक्षरता दर थी वो 78 यानी 78.07% थी, और वाराणसी और महोबा तो बहुत नीचे थे। सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक साक्षरता दर है वो कितनी थी? 80.12%, यानी 80.12%। तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर हो जाएगा। 78.07 जो है प्रतिशत गाजियाबाद की, जो लगभग 5वें स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर नगर की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, या पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर बढ़ रहा है। 1911 से 1921 के बीच में 1911 से 1921 के बीच में जो है जनसंख्या घनत्व घटा था। कितना घटा था? -1.2 -1.2 घटा था। उसके बाद में जो है 2001 से 2011 के बीच में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? लगभग 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है, यानी कि वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में जो जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, या केंद्र और राज्य के बीच। तो सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्र और राज्य के बीच जो है
संबंधों के लिए था, पुनरीक्षा के लिए था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों पर विचार करने के लिए वर्ष 1983 में जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति के जो अन्य सदस्यों में थे वो शिवरामन थे पहले, और दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था एस आर सेन। तो ये 3 सदस्यीय समिति जो का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को पुनरीक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र और राज्य। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 10, भाग 11, भाग 12, 14 या फिर भाग 15। तो केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंधी प्रावधान है वो संविधान के भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख है, जो कि 245 से 255 के बीच अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। प्रश्न नंबर 13 है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K। इसमें P क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो P है वो पर्सनल को दर्शाता है। P जो है वो पर्सनल को दर्शाता है, यानी व्यक्तिगत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। 5वां अक्षर जैसे इसमें K दिया गया है, तो K जो है वो व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। जैसे जिसके नाम ये पैन कार्ड होगा उसके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर K है, तो जिस भी व्यक्ति का ये पैन कार्ड नंबर होगा उसका K से नाम स्टार्ट होगा। जैसे किसी का मान लीजिए J से है तो J यहाँ पर होता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। P का मतलब है व्यक्तिगत। प्रश्न नंबर 14 है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? ऑप्शन है मेथाइल अल्कोहल, फास्फाजीन, मेथाइल आइसोसाइनाइड या मेथाइल एमाइन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ही भोपाल में वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसका जो मेन कारण था वो मेथाइल आइसोसाइनाइड यौगिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के फैलने से ये जो है त्रासदी आई थी भोपाल। प्रश्न नंबर 15 है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन से सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या अमोनियम मोलिब्डेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के स्थायीकरण के, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं उनके स्थायीकरण के लिए इसका यूज होता है। इसका प्रयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ऊंचाई में पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी ओजोन को जो हम डिफाइन करते हैं O3 के रूप में लिखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता जो है वो सबसे अधिक होती है, यानी ये सबसे अधिक पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर के बीच। ओजोन परत की मोटाई जो नापते हैं, यानी इसकी जो ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। इकाई क्या है? डॉप्सन है। बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन है, याद रखिएगा। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक है और सबसे कम जो है भारत में त्रिवेंद्रम में ओजोन परत सबसे कम मोटी परत पाई जाती है। ओजोन परत की क्षति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या फिर इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में स्थित है। मेरठ के मोदीपुरम में जो है वो आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन है नाटी, लाहो,
लोहो या बंबू नृत्य या खानपुम नृत्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहो नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। मेघालय का जो लोहो नृत्य है वो मेघालय का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो पहला पूछा था मैंने, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। आप कहीं से भी इसे सर्च करके डालिएगा, पूरा आप इसको डिटेल में लिखिए जिससे कि आपको ये याद भी रहे कि जो ये कौन सी नदी जो है इनमें से वो कौन सी नदी अपना डेल्टा जो है उड़ीसा में बनाती है। ऑप्शन है इसमें गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।